बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 10.2 के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये जान ले कि जो एक्सरसाइज 10.2 है उसके सवालों को हल करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हमको उपयोग करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले को ही जान लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सवाल आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 10.2 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारा हमने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले इसमें हमको पढ़ने हैं सदिशों का योगफल। सदिशों का योगफल का मतलब सभी लोग जानते हैं कि दो सदिशों को जोड़ना सदिशों का योगफल है। ठीक है, अब सदिशों को जोड़ने के लिए भी दो तरीके बनाए गए हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना, 4 + 5 9 हो गए, उसी तरीके से जो सदिश होते हैं उनको जोड़ने के भी दो नियम बनाए गए हैं। एक है त्रिभुज का नियम और दूसरा है चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या है और चतुर्भुज का नियम क्या है, पहले हम लोग ये जान लें। देखिए, त्रिभुज का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश a तथा b किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित की जाती हैं तो तीसरी भुजा इन दोनों सदिशों के योगफल को प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए दो सदिश हैं a तथा b और दोनों जो है सह आदिम सदिश है, मतलब एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही है और फिर ये ऐसे चली जा रही है। तो यहाँ ए बी जो है वो सदिश ए हो गया और जो बी सी है वो सदिश बी हो गया। तो इन दोनों सदिशों का योगफल जो होता है इस त्रिभुज की तीसरी भुजा AC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी AC बराबर हो जाएगा सदिश A प्लस सदिश B। ठीक है, उसके बाद चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश A तथा B किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित की जाती है तो समांतर चतुर्भुज की इन दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण इन दोनों सदिशों के योगफल को प्रदर्शित करता है। मतलब ये कि अगर दो सदिश हैं और दोनों सदिशों को जो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं उनके द्वारा निरूपित किया जाता है तो उन संलग्न भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाने वाला जो विकर्ण होगा वो इन दोनों सदिशों के योगफल को प्रदर्शित करेगा। जैसे मान लीजिए OA एक सदिश है और AC एक सदिश है, इसको हम लोग कह रहे हैं A और इसको हम लोग कह रहे हैं B। तो यहाँ से जो विकर्ण होकर गुजरेगा वो इन दोनों सदिशों के योगफल को प्रदर्शित करेगा। अब इसको भी और इसको भी, इसका भी सम यही है और इसका इन दोनों का भी योगफल OC ही है। ठीक है, सदिश योगफल के गुण क्या है। अगर दो सदिश हैं A और B तो A + B = B + A, यानी जो सदिश का योगफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और क्रम विनिमय नियम क्या है, A + B = B + A। उसके बाद यदि आपके पास तीन सदिश हैं A, B और C तो A, B, C के लिए होता है सदिश A + B ब्रैकेट के अंदर प्लस सदिश C = अब हमने क्या किया, सदिश A को बाहर रखा ब्रैकेट के अंदर B + C, जिसको हम लोग कहते हैं सहचर्य का नियम। मतलब पहले A और B को जोड़ लीजिए, जो आएगा उसमें C को जोड़िएगा, उसी तरीके से B और C को जोड़ लीजिए, जो आएगा उसमें A जोड़िएगा। तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, और इसे ही हम लोग सहचर्य का नियम कहते हैं। यानी दो सदिशों का जो योगफल होता है वो सहचर्य के नियम का भी पालन करता है। ठीक है, चौथी बात क्या है, एक सदिश के घटक रूप, किसी सदिश का जो घटक रूप होता है वो किस तरह का होता है। तो किसी भी सदिश का जो घटक रूप होता है उसे हम लोग सदिश R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और R बराबर होता है, देख लीजिए सदिश R बराबर होता है xi कैप + yj कैप + zk कैप, जहां xyz जो है दिक् अनुपात है। xyz या ABC भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में ABC दिया रहता है, किसी किसी बुक में xyz दिया रहता है। तो चाहे ABC कहिए चाहे xyz कहिए, ये जो होते हैं दिक् अनुपात कहे जाते हैं। और एक सदिश का दिक् कोसाइन रूप, किसी भी सदिश को दिक् कोसाइन के रूप में भी आप लिख सकते हैं। और किसी सदिश को दिक् कोसाइन के रूप में किस तरह लिखा जाता है, देखिए Li कैप + Mj कैप + Nk कैप, जहां और ये किसके बराबर होता है, cos अल्फा i कैप
कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप, जहां एल एम और एन जो है दिक कोसाइन है। एल एम और एन क्या है? दिक कोसाइन है। और एल बराबर क्या होता है? सदिश ए बाई मॉड आर, एम बराबर सदिश बी बाई मॉड आर और एन बराबर सदिश सी बाई मॉड आर होता है। ठीक है, किसी सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश, कोई भी सदिश हो, उस सदिश के अनुदिश अगर आपको उसी सदिश का मात्रक निकालना हो, मात्रक सदिश निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला है ए कैप इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए इंटू ए। आ गई बात समझ में? तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको एक्सरसाइज 10.2 के सवालों को जब आप हल करेंगे तो उसमें उपयोग किए जाएंगे। इन्हीं सारे फॉर्मूले का उपयोग करके आप एक्सरसाइज 10.2 को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई, सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग इन सारे फॉर्मूलों को और अच्छे से क्लियर कर लेंगे जब हम लोग सवालों को हल करेंगे, तब हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह का सवाल रहेगा तो कौन से फॉर्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। ये चीजें और भी क्लियर तब होंगी जब हम लोग इस पर सवाल लगाएंगे। ठीक है, हम लोग फॉर्मूले तो जान लिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन करें। यहाँ पे आपको 3 सदिश दिए गए हैं, सदिश ए बी और सी, इन तीनों का परिमाण आपको निकालना है। ठीक है, तो परिमाण को हम लोग मॉड से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे x y और z होता है, तो x माने आई कैप का गुणांक, y जे कैप का गुणांक और k कैप का गुणांक, इनको लेके स्क्वायर करके इस तरह से जोड़ देना है और जोड़ के उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ठीक, यानी इसका गुणांक क्या हो जाएगा, परिमाण क्या हो जाएगा? √3 b का, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे √2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 49 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 49, 9 4 13, 9 3 12, 4 1 5 और 1 6, √62। ठीक है, उसके बाद सी का निकालेंगे, तो इसको हम लोग मॉड सी लिखेंगे 1 बाई √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम तो 3 हो जाएगा, ऊपर भी 3 कट जाएगा, यानी √1, इसका मान आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समान परिमाण वाली दो विभिन्न सदिश, दो सदिश अलग अलग हो, उनका मान अलग अलग हो, लेकिन उनका जो परिमाण हो मॉड निकाले वो बराबर। आपको दो ऐसे सदिशों के बारे में लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए, माना कि a बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और तब मॉड ए निकाल लेंगे, परिमाण क्या हो जाएगा इसका, मॉड ए का, मॉड ए निकालेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब आ गया 4 प्लस 1 प्लस 1, यानी √6। माना b इज इक्वल टू, हम लोग कुछ और ले लेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इस तरीके से। तो इसका जब हम लोग परिमाण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ b 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यह भी जो होगा 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी √6। दोनों सदिश के देखिए मान अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो परिमाण आ रहा है वो समान आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखने हैं, दिशा सबकी समान हो, दो सदिश लिखने हैं जिनकी दिशा समान हो, लेकिन समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश, दिशा समान हो लेकिन दोनों सदिश अलग अलग हो। तो इसके लिए माना कि a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और b इज इक्वल टू आई जे के है ना, मतलब a का जो भी मान है उसमें 2 से या 3 से या 4 से या 5 से किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने 2 से, मतलब हम b का मान ले रहे हैं 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यानी ये फिर से 2 और इस पूरे का मान क्या है, a के बराबर है।
यानी दो सदिश ए और बी है जिनका मान अलग अलग है लेकिन दिशा समान है। मतलब यहाँ सारी जगह प्लस प्लस है तो यहाँ भी सारी जगह प्लस ही रहना चाहिए, कहीं भी माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस आ गया तो फिर दिशा जो होगी ना वो अलग हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो देखिए दोनों के पास प्लस प्लस है, इसमें भी प्लस प्लस, इसमें भी प्लस प्लस, तो दोनों के पास प्लस प्लस है तो दिशा तो समान है, ठीक है, लेकिन दोनों के जो मान है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गया। समझ आया है आपको? आगे बढ़ा जाए, क्लियर है सब कुछ? अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के ही सवाल नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है? एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। ये जो दोनों सदिश दिए गए हैं ना दोनों समान है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप, अगर दो सदिश समान होते हैं तो क्या होना चाहिए? उनकी जो x y z की वैल्यू होती है वो समान होना चाहिए। देखिए यहाँ x है और यहाँ 2 है, यानी x का मान क्या हो जाएगा? 2। यहाँ y है और यहाँ 3 है, यानी y का मान कितना हो गया? 3। तभी ये दोनों समान कहे जाएंगे, वरना समान नहीं माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 5, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए a है जिसका मान 2,1 है और अंतिम बिंदु मान लीजिए हमारे पास b है जिसका मान -5,7 है, ठीक है। तो हम लोग ए बी निकालेंगे, तो ए बी को हम लोग लिखेंगे जनरली बी माइनस ए इस तरह, या अगर आप इसी को थोड़ा और तरीके से लिखना चाहे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे आपने ओ लिया, यहाँ ए और यहाँ पे बी। ए की जगह हमने रखा 2,1, बी की जगह हमने रखा -5,7। तो हमको बी ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। देखिएगा मतलब बी में से ए को माइनस करना है, तो -5 और -2, ठीक है, और -7 -1, नो 7 -1। तो ये अदिश घटक है, आपको अदिश घटक लिखना है। अदिश घटक मतलब उसमें आई जे कैप नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा 6, अदिश घटक। और सदिश घटक अगर लिखेंगे तो इसी में आई जे और के लगा दिया जाएगा। सदिश घटक यानी इसी पे सदिश का चिन्ह लगा दीजिए, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 7 आई कैप और +6 जे कैप, इस तरीके से। तो यह जो है, या यहाँ पे और भी लिख सकते हो, और -7 आई कैप और 6 जे कैप, ठीक है। उसके बाद देखिए आई जे के अगर लग जाता है तो वो सदिश बन जाता है, जब तक उसमें आई जे और के नहीं लगा है तब तक वो अदिश है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 6, सदिश ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना है, तो योगफल निकालना है। सदिश ए प्लस सदिश बी और प्लस सदिश सी। तो ए बी सी में जितने भी आई वाले टर्म हैं उन सबको हम लोग एक साथ कर लेंगे। यहाँ पे हमने आई कॉमन ले लिया, या सबको एक साथ पहले लिख लीजिए, आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ये एक मान हो गया प्लस, तो यहाँ पे हम लोग माइनस रखेंगे 2i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। अब सी का मान प्लस आई जे कैप -6 जे कैप -7 के कैप। आई को एक जगह कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? आई कैप -2i कैप और प्लस आई कैप, ठीक। अब जे वाले को अलग करेंगे, 2i जे कैप प्लस 4 जे कैप -6 जे कैप। के वाले को अलग कर लेंगे, प्लस के कैप प्लस 5 के कैप -7 के कैप, ठीक है। आई इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो आई लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 -2 यानी 0, और इसमें से हम लोग जे कॉमन लेंगे, तो जे कॉमन लेंगे तो -2 + 4 -6, तो कितना आ जाएगा? ये -8 और +4 यानी -4j, और इसमें से हम लोग के कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 + 5 -7, तो ये हो गया 0 × आई कैप, और ये हो जाएगा -4 × जे कैप
और ये हो जाएगा -7 में से 6 घटा देंगे तो माइनस की कैप। तो इस तरीके से इन तीनों सदिशों का जो योगफल होगा वो हो जाएगा 0i कैप -4j कैप -k कैप। तो ये सारी चीजें समझ आ गई, आपको क्लियर हो गई है अच्छे से। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 7, 8, 9 और 10 को हल करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7 क्या है? सदिश a बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए। तो मात्रक सदिश का जो फॉर्मूला हमने लिखा था a के अनुदिश, तो a कैप बराबर 1/mod a इंटू, या ऐसे करके हम लोग ए लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा? मॉड ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉड ए निकालते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा? √6। अब मात्रक सदिश ए के अनुदिश, ए के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश क्या हो जाएगा? ए कैप बराबर 1/mod a, मॉड ए का मान कितना? √6, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसको आप चाहे तो और ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप बाई √6 प्लस जे कैप बाई √6 2k कैप बाई √6। आगे बात समझ ले, क्लियर है सब कुछ? क्वेश्चन नंबर 8, सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, तो पहले हमको PQ निकालना पड़ेगा। तो PQ बराबर हो जाएगा OQ माइनस OP। शॉर्ट में हम Q में से P को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4 -1 आई कैप, फिर प्लस 5 -2 जे कैप प्लस 6 -3 के कैप। ठीक है, ये PQ का मान निकाल रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब मॉड PQ निकालना पड़ेगा। तो मॉड PQ का मान कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 9 + 9 + 9, तो कितना हो जाएगा? √27। अब निकालना है आपको PQ के अनुदिश, तो PQ कैप इज इक्वल टू 1/mod ऑफ PQ इंटू PQ, इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल इस तरह से, इसी तरह से हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, आ जाएगा 1/PQ, कितना निकला है हमारे पास? 27, √27, और PQ का मान हमारे पास आ जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। ठीक, आप चाहे तो 27 को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 27 को हम लोग लिखेंगे 9 3 27, यानी 3√3। ठीक है, और फिर यहाँ पे 3i कैप प्लस 3j कैप बाई 3√3 प्लस 3k कैप बाई 3√3, 3 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। दिए हुए सदिशों ए, बी और सी के लिए ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश। तो हम लोग ए प्लस माना कि आंसर, माना कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी मान लीजिए, तो सी का मान कितना हो जाएगा? दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू, जोड़िए दोनों को, तो 2 - 1 यानी आई कैप माइनस जे और प्लस जे, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 जे कैप, और 2 और -1 यानी 1 के कैप, ऐसे, यानी सी का मान आ गया हमारे पास इतना। ठीक है, तो हम लोग तो ए प्लस बी को सी मान चुके हैं, तो सी के अनुदिश यानी सी कैप इज इक्वल टू 1/mod ऑफ सी इंटू सी। ठीक, अब हम लोग मॉड ऑफ सी निकाल दे पहले।
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 सी का मान आई कैप प्लस के कैप, जीरो वालों को लिखेंगे नहीं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, सदिश इतना के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो परिमाण 8 इकाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है मॉड निकाल लेते हैं। ठीक है, सदिश ये वाला है, कितना लिखा हुआ है 5 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, और प्लस 2 के कैप के अनुदिश आप एक ऐसा सदिश, तो सबसे पहले हम लोग मात्रक सदिश निकाल लेंगे। माना कि a इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब इसके अनुदिश हम लोग मात्रक सदिश निकाल दें, तो मात्रक सदिश क्या हो जाएगा a कैप इज इक्वल टू 1/mod ऑफ a इंटू a। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मॉड ए इसका 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, इसका मॉड जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 25 यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 1 प्लस 4 30, 25 4 29 और 31 √30, तो ये हो जाएगा 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। ठीक है, इसका परिमाण 8 इकाई है। ठीक है, तो ए के अनुदिश परिमाण 8 इकाई है, 8 इकाई है, तो क्या हो जाएगा 8 ए कैप इस तरीके से, यानी जितना भी आया है इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। दिख रहा है आपको अच्छे से? तो हमने मतलब क्या किया है ना कि सबसे पहले हमने ए कैप का मान निकाल दिया है, उसके बाद जो भी आया है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 आपका कंप्लीट हो गया। तो सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को थोड़ा और अब आगे बढ़ाते हैं और सवाल नंबर 11, 12, 13 और 14 को हल करते हैं। देखिए दिया गया है, दर्शाइए कि सदिश 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप संरेख है। ठीक है, तो इसके लिए माना कि a इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, और b इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप, जिसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लें, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये किसके बराबर हो जाएगा 2a के। ठीक है, अगर ऐसा आता है अतः दोनों सदिश संरेख हैं। ठीक है, सदिश ये का दिक कोसाइन, तो दिक कोसाइन निकाल को हम लोग दिखाते हैं एल से, एन से और एम से। तो सबसे पहले अगर ऐसा दिया हुआ है इसको लोग आर मान लेते हैं। ठीक है, आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, उसके बाद हम लोग मॉड आर निकाल देते हैं, तो मॉड आर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 9, 4, 13 और 1 14। दिक कोसाइन यानी कॉस अल्फा या फिर इसी को हम लोग एल बोलते हैं, एल बराबर ए बाई मॉड आर, इसका मान कितना हो जाएगा 1/√14। ठीक है, कॉस बीटा इसी को हम लोग एम बोलते हैं और इसका मान हो जाता है
या हम लोग उसको ना एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स बाई कर लीजिए, एक्स बाई, ठीक है, वाई बाई मॉड आर। तो ये कितना है, वाई का मान हमारे पास है यहाँ 2, 2/√14 और कॉस गामा यानी n इज इक्वल टू जेड बाई मॉड आर, जेड बाई मॉड आर। तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है देख लीजिए, 3 है, तो 3/√14, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बिंदु ये और ये को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश के दिक् कोसाइन। तो पहले ए और बी हम लोग पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, -1 आई कैप, फिर प्लस -2 जे कैप, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा -1 के कैप, ठीक है। तो ये हो गया -2 आई कैप, -4 जे कैप, -2 के कैप, ये हो गया। अब तो हमारे पास ए बी का मान मिल गया, ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश के दिक् कोसाइन आपको निकालने हैं। तो हमने क्या किया, ए बी का मान निकाल लिया, ठीक है। अब ए बी का मान जब निकाल लिए तो हमको इसका दिक् कोसाइन निकालना है। तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका मॉड निकाल लेंगे, मॉड ऑफ ए बी। मॉड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा देख लीजिए, √4, 4 का 16 प्लस 4, 16 4 20 4 24, √24। अब दिक् कोसाइन यानी यहाँ पे निकालते हैं। दिक् कोसाइन को भी हमने दिखाया था कहाँ, कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर और कॉस गामा बराबर, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास कितना आ गया, कहाँ गया, -2 -4 और यहाँ पे ये गड़बड़ लगा है, जैसे कि ए से बी यानी बी में से ए को माइनस करना है, तो बी और माइनस, यहाँ पे गड़बड़ देखिए, 1 और माइनस, फिर यहाँ पे भी माइनस है तो ये +4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, +4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा +4 यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 16 दूनी 32, 32 और 4 36, √36, 36 का जाता है 6। अब हम लोग इसका जो है दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे, हमने मॉड ए बी निकाल लिया। अब कॉस अल्फा यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -2/6 कॉस बीटा यानी m का मान हो जाएगा, g वाला टर्म लेंगे, -4/6 और कॉस गामा यानी m इज इक्वल टू के वाला टर्म लेंगे 4/6, ठीक है। काट के आप अगर चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। cos अल्फा l इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा -1/3, cos बीटा इज इक्वल टू या m इज इक्वल टू -2/3 और cos गामा इज इक्वल टू 2/3। तो ये दिक् कोसाइन हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 को हल करेंगे। 14 है, दर्शाइए कि सदिश i + j + k अक्षों OX, OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। मतलब ये जो सदिश दिया है i + j + k, ये तीनों अक्षों के साथ, x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ और z अक्ष के साथ बराबर कोण बना रहा है, ये आपको दिखाना है। यानी cos अल्फा का मान, cos बीटा का मान और cos गामा का मान, तीनों का मान कैसा आना चाहिए, बराबर, यही चीज हमको दिखाना है। तो सबसे पहले माना कि a इज इक्वल टू i + j + k। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड a निकाल दें। तो मॉड a इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, √3। अब हम लोग cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा का मान निकालेंगे, देखेंगे तीनों का मान बराबर है या नहीं है। तो हम लोग निकालते हैं, देखिए यहाँ से cos अल्फा इज इक्वल टू i वाला टर्म लेंगे 1/√3, cos बीटा इज इक्वल टू 1/√3, j वाला टर्म लिए हैं
और cos गामा इज इक्वल टू 1/√3। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा तीनों का मान बराबर आ रहा। अतः दिया गया सदिश OX, OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है, झुका है। हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 आपका कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है देख लीजिए अच्छे से, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ी जाए। अब हम लोग एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 को सॉल्व करते हैं। देखिए 15 में क्या है, बिंदु P I + 2j - k और Q - I + j + k को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतर और बाह्य विभाजित करने वाले सदिश R की स्थिति ज्ञात है। अंतर के लिए अलग फॉर्मूला होता है और बाह्य के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए माना कि A = I + 2j - k और B = -i + j + k, ठीक है। अंतर के लिए R = MB + NA/M + N, ठीक है। और बाई के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा। तो पहले हम अंतर के लिए R की स्थिति निकाल देते हैं। M का मतलब जो अनुपात दिया है इसको हम लोग M बोलते हैं और इसको हम लोग M बोलते हैं। तो M की जगह क्या रखा जाएगा 2, B की जगह ये -i + j और +k, ठीक है, प्लस N की जगह 1 रखा जाएगा और A की जगह i + 2j - k रखा जाएगा बाई M + n, यानी 2 + 1 3 हो जाएगा -2i + 2j + 2k प्लस i + 2j - k बाई 3। इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -i 2j और 2j 4j और 2k - k कितना आ जाएगा +k बाई 3। यानी R की जो स्थिति होगी अंतर विभाजित के लिए वो कितना हो जाएगा -1/3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आता है तो आप जैसे ना अलग अलग कर दीजिए इन सबको। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं -1/3i + 4/3j + 1/3k। तो ये R की स्थिति हो गई कब के लिए, जब अंतर विभाजित होता है तब। अब बाह्य के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। बाह्य के लिए फॉर्मूला यही रहता है, बस यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है। R = हो जाएगा MB - MA बाई M - N, ठीक है। चलिए निकालते हैं। M की जगह 2, B का मान ये है -i + j + k, ठीक, -N की जगह 1 रखा जाएगा। A का मान i + 2j - k बाई M - N, यानी 2 - 1 1, ठीक। R = -2i + 2j + 2k -i -2j + k बाई 1। तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये हो जाएगा -3i, j वाला टर्म कट जाएगा और +3k। तो R की स्थिति जब अंतर होगी तब ये होगी और जब बाह्य वाली होगी तो ये। क्लियर है, बस फॉर्मूले पे आपको रख देना है। और फॉर्मूला अंतर के लिए ये होता है और बाह्य के लिए ये होता है, ठीक है। सवाल नंबर 16, दो बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है A + B/2, ठीक है। तो माना कि A = 2i + 3j + 4k और B =
इस तरह लेंगे, यहाँ पे भी सदिश छुटा हुआ है। बी कैप बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2। तो मध्य बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी मध्य बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगी 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k, ठीक है, बाई 2। फिर कितना आ जाएगा 6i कैप 4 6 3 4 ये वाला टर्म 3 में 4 4j कैप प्लस 4 है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस 2 है, तो 4 में से 2 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 कैप बाई 2। ये कितना आ जाएगा 2 से भाग में देंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो मध्य बिंदु की स्थिति है, ठीक है। अब सवाल नंबर 17, दर्शाइए कि सदिश a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना और c इज इक्वल टू इतना, ठीक है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष में, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फॉर्मूला आता है। सवाल को ना हम थोड़ा सा यहाँ से कीजिए क्योंकि नीचे तो जगह कम पड़ेगा। दर्शाइए कि सदिश कैपिटल ए लिखते हैं, a इज इक्वल टू, चाहे कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल लिखिए कोई दिक्कत नहीं, 4j माइनस 4k, b इज इक्वल टू कैपिटल B है 2i माइनस j और प्लस k, c इज इक्वल टू, तो कैपिटल C है i माइनस 3j और माइनस 5k। समकोण त्रिभुज के शीर्ष में, समकोण त्रिभुज के शीर्ष में, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग जो है निकालेंगे ए बी का मतलब हो गया बी में से ए को घटा देंगे। तो देखिए ये बी है और ये ए है, दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी माइनस आई कैप लिख देगा। चलिए फिर से लिख देते हैं 2 माइनस 3 आई कैप प्लस माइनस जे, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4j, ठीक है, प्लस k माइनस 4k है तो प्लस 4k हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। उसके बाद हम बी सी निकाल लेंगे, यानी सी में से बी को घटाएंगे। तो देखिए सी ये है और बी ये है, घटाएंगे दोनों को, आई कैप माइनस 2i कैप, फिर प्लस माइनस 3j और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस j, प्लस के वाले को लेंगे माइनस 5k माइनस k, तो ये कितना आ रहा है देख लीजिए, माइनस आई कैप माइनस 2j और माइनस 6k, ये लाइन समझ आएगी। अब हम निकालेंगे सी ए, यानी ए में से सी को घटा देंगे, ए में से सी को घटाएंगे, तो 3i कैप माइनस आई कैप, फिर प्लस माइनस 4j कैप माइनस 4j कैप माइनस प्लस हो जाएगा ये क्योंकि माइनस में दिया हुआ है, और प्लस माइनस 4k कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप
प्लस के कैप। ठीक है, अब हम लोग मॉड ए बी निकाल लेंगे, यहाँ से निकालते हैं मॉड ए बी। मॉड ऑफ ए बी तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 25 और 9 और 1, 25 9 और 1, 9 1 10 और 25 10 30 35 अंडर रूट 35। ठीक है, मॉड ऑफ BC निकाल देते हैं। तो मॉड ऑफ BC कितना आ जाएगा देख लीजिए, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, 40 और 1 41 आ जाएगा अंडर रूट 41। ठीक है, और AC यानी CA का मान निकाल देते हैं, मॉड ऑफ CA इसका कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ CA का मान 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये 4 + 1 + 1 यानी अंडर रूट 6। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में किसी दो भुजाओं का सम, स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, वरना समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम AB का स्क्वायर कर दें और AC का स्क्वायर कर दें तो हमको BC मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मॉड ऑफ AB का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ CA का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ BC का स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो यहाँ से लिखते हैं BC का मान कितना है, सॉरी AB का मान कितना है, अंडर रूट 35 का होल स्क्वायर प्लस AC का मान है अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का मान है अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर। इंप्लाइज है 35 अंडर रूट 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 और अंडर रूट 41 का स्क्वायर करेंगे तो 41 यानी 35 + 6 41, इधर भी 41। अतः सदिश समकोण त्रिभुज के सदृश हैं। लास्ट में आंसर लिख दीजिए, अतः सदिश समकोण त्रिभुज के सदृश हैं, सदृश हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो गया है, इसलिए यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 16 है, बीच में छोटा सा जगह है इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊपर 15 है और नीचे जो है 17 है। जगह की थोड़ी सी समस्या है, जूम करके देख लीजिएगा आप लोग इसको। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज नंबर 10.2 जो है खत्म हो गया है। इसमें 1 to 17 क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व कर दिया है और आज ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।